हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा हीरालाल सामरिया। तो जो हीरालाल सामरिया हैं वो भारत के अब नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा हीरालाल सामरिया को राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ दिलाई गई है। सामरिया वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब वो मुख्य सूचना आयुक्त बन चुके हैं। सामरिया देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त भी बने हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। सामरिया की बात करें तो वो 1985 बैच के IAS ऑफिसर हैं और वह राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में YK सिन्हा का स्थान लिया है। तो अभी हाल ही में YK सिन्हा रिटायर्ड हुए हैं, तो उनके स्थान पर अब कौन आए हैं? हीरालाल सामरिया। दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना है साल 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। आप सभी लोग राइट टू इंफॉर्मेशन को जानते होंगे, ये 2005 से रिलेटेड है। उसी के तहत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं, ये भी इसमें कंडीशन है। और दोस्तों, ये जो मुख्य सूचना आयुक्त है, जो आयुक्त हैं, इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस आयोग का कर्तव्य होता है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी भी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामलों में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है। भारत के कुछ प्रमुख सचिव भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति जी के सचिव कौन है? राजेश वर्मा। उपराष्ट्रपति के सचिव हैं सुनील कुमार गुप्ता। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो प्रधान सचिव हैं वो हैं PK मिश्रा। कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा। रक्षा सचिव हैं गिरिधर अरमाने। गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव हैं TB सोमनाथन और विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य बना है? आंसर हो जाएगा चिली। तो दोस्तों, चिली जो है वो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अब 95वां सदस्य बन चुका है। तो अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव हैं अभिषेक सिंह और जो चिली के राजदूत हैं जुआन अंगुलो, उनके बीच में एक बैठक हुई थी। तो इसी बैठक के दौरान चिली के जो राजदूत हैं जुआन अंगुलो, उनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंपा है। चिली अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 95वां सदस्य बना है। इस बात को आप नोट जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में COP21 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ या गठन कब हुआ था, तो 30 नवंबर 2015 को। किन दो देशों ने किया था इसका गठन? तो भारत और फ्रांस ने। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं अजय माथुर। दोस्तों, जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये दुनिया भर के समुदायों के लिए किफायती तौर पर सौर ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। बात आई थी चिली की, तो चिली के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है और यह दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी देश है। दोस्तों, यहाँ पर आप ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देख पा रहे हैं और यहाँ पर ये जो आप मैप देख पा रहे हैं ये है चिली का मैप। चिली के राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरिक। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो गैब्रियल बोरिक हैं ये चिली के सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति हैं। करेंसी है यहाँ की चिली पैसो। दोस्तों, चिली में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन होता है। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसमें एंडीज पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर अगर आप मैप में देखेंगे तो एंडीज पर्वत श्रृंखला यहाँ से स्टार्ट होती है और ये इधर पर फैली हुई है एंडीज पर्वत श्रृंखला, और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है।
और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ, जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पर स्थित है माउंट एकांगुआ। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 7 नवंबर को। तो हर साल राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो कैंसर की शीघ्र पहचान, रोकथाम और उपचार के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए 2014 से राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। भारत में यह दिवस मनाया जाता है और भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री वर्तमान में कौन है भारत सरकार के। कैंसर क्या होता है? तो दोस्तों कैंसर होने पर जो हमारे शरीर में टिश्यू होते हैं वो ट्यूमर में बदल जाते हैं और फिर वो एक घाव का रूप ले लेते हैं। तो जब ऐसी स्थिति बनती है हमारे शरीर में तो उसको कैंसर बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड डे की बात आई है तो हम स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस डिस्कस कर लेते हैं जो पूरे साल में मनाए जाते हैं। जैसे 4 फरवरी को अगर हम बात करें तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका के किस शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिएटल। तो अमेरिका का जो सिएटल शहर है वहां पर भारत अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। दोस्तों इस फैसले की घोषणा 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच बातचीत के बाद भारत अमेरिका संयुक्त बयान में की गई थी। इस फैसले से अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, बोइंग और अन्य बड़ी तकनीकी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा, यानी इन कंपनियों को फायदा मिलने वाला है इस वाणिज्य दूतावास के खुलने से। दोस्तों बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में स्टेटिस्टा के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है और याद रखिएगा इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है। भारत फरवरी 2024 तक 31 MQ-9B ड्रोन के लिए अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। अमेरिका के न्यू जर्सी में 185 एकड़ में फैले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम का उद्घाटन हो गया है। दोस्तों अमेरिका के मैरीलैंड में डॉक्टर BR अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। याद रखिएगा कि ये जो प्रतिमा है ये 19 फुट ऊंची प्रतिमा है और इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का नाम दिया गया है। अमेरिका के लुइस बिले ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये है अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UNEP ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफिना बेल मोंटे और फंडाको एलेन मैकार्थर और जोस मैनुअल मोलर, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी को UNEP के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने अपने 2023 चैंपियन ऑफ द अर्थ की घोषणा की है। दोस्तों चैंपियन ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। यह उन व्यक्तियों, समूहों और संगठनों को मान्यता देता है जिनके कार्यों का पर्यावरण पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। 2023 के विजेताओं की बात करें तो नीति नेतृत्व के क्षेत्र में जोसेफिना बेल मोंटे को दिया गया है, जो कि क्वेजॉन सिटी फिलीपींस की मेयर हैं। प्रेरणा और कार्रवाई के क्षेत्र में एलन मैकआर्थर फाउंडेशन को यह पुरस्कार दिया गया है। उद्यमशीलता की दृष्टि से ब्लू सर्कल जो कि चाइना से रिलेटेड हैं और जोस मैनुअल मोलर जो कि चिली से रिलेटेड हैं, इनको
यह पुरस्कार दिया गया है। विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR साउथ अफ्रीका को यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये है 2023 के विजेता। दोस्तों बात करें अगर हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, तो इसे 1972 में स्थापित किया गया था। कार्यकारी निदेशक हैं इसके एंगर एंडरसन और ये संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव भी हैं। और याद रखिएगा UNEP का जो कार्यालय है वो नैरोबी केन्या में है। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो UNEP है ये पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है UNEP से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड के द्वारा अभी हाल ही में ये कहा गया है कि जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर MBBS का जो पाठ्यक्रम होगा वो हिंदी में लागू किया जाएगा। तो इसकी जो घोषणा है उत्तराखंड के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा की गई है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के बाद इस तरह का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड सरकार ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। उत्तराखंड सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून 2023 को लागू किया है। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। ये है उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों उत्तराखंड के बारे में अगर हम बेसिक जानकारी की बात करें तो इसकी स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। विधानसभा की यहाँ पर 70 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5 सीटें हैं। उत्तराखंड के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में राज्य में स्थित हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। महेश्वर मोहंती किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे महेश्वर मोहंती, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष महेश्वर मोहंती का 67 साल की उम्र में निधन हो गया है। 5 बार पुरी निर्वाचन क्षेत्र से ओडिशा विधानसभा के लिए वो चुने गए थे और वह 2004 से 2008 तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष को याद रखिएगा कौन है? प्रमिला मलिक हैं। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे शास्त्रीय संगीतकार और संगीतज्ञ लीला ओमचेरी का निधन हुआ है। हॉलीवुड एक्टर मैथ्यू पेरी का निधन हुआ है। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी एहतिसारी का निधन हुआ है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल का निधन हुआ है। ब्रिटिश फिल्म मेकर टेरेंस डेविस का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। और एक्टर माइकल गैम्बन का निधन हुआ है। भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन, तो उनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा मलयालम फिल्म निर्माता KG जॉर्ज का भी अभी हाल ही में निधन हुआ था। ओडिशा के बारे में अगर हम बात करें तो इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। तो याद रखिएगा कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है और उत्कल किसका प्राचीन नाम है? ओडिशा का ही प्राचीन नाम है। राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल हैं रघुवर दास। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। विधानसभा की 147 सीटें हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, यूपी की आनंदा डेयरी ने पशुधन सुधार के लिए किस देश की कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्राजील। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो आनंदा डेयरी है उसने पशुधन सुधार के लिए ब्राजील की कंपनियों के साथ एक एग्रीमेंट किया है। तो उत्तर प्रदेश के डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यूपी की आनंदा डेयरी ने ब्राजील की कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ नोबिग्रा की मौजूदगी में MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। BH एम्ब्रियोज दुधारू पशुओं के पोषण और प्रजनन में उन्नत तकनीक का उपयोग करके दूध उत्पादन में वृद्धि करेगा। तो आपको याद रखना है कि जो आनंदा डेयरी है उसने ब्राजील की कंपनियों के साथ समझौता किया है डेयरी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शहरी सड़क बुनियादी अवसंरचना विकास एजेंसी की अभी हाल ही में स्थापना की है। उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाएगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 8 सितंबर को सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई है। ऑपरेशन कन्वेक्शन उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस मास्टर्स खिताब 2023 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने। तो दोस्तों, जो पेरिस मास्टर्स खिताब है 2023 का, ये टेनिस से रिलेटेड है, तो इसको नोवाक जोकोविच ने जीता है। याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वह सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच ने ग्रिगोर दिमित्रोव पर शानदार जीत हासिल करने के साथ अपना 7वां पेरिस मास्टर्स का खिताब हासिल किया है। जोकोविच 24 ग्रैंड स्लैम के साथ मेंस सिंगल्स में सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी भी हैं, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, 2023 के जो ग्रैंड स्लैम है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है और महिला एकल का खिताब बेलारूस की आर्याना सबलेंका ने जीता है। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने और महिला एकल का खिताब पोलैंड की इगा स्विटेक ने जीता है। विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है और महिला एकल का खिताब मर्केटा बेंद्रोसोवा ने जीता है, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। US ओपन 2023 की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने और महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता है। आज का अंतिम प्रश्न है, क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है एंजेलो मैथ्यूज। तो श्रीलंका के क्रिकेटर हैं एंजेलो मैथ्यूज, तो वो टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर टाइम आउट होने का मतलब ये है कि वो समय से खेलने के लिए तैयार नहीं हो पाए थे, इसके लिए उन्हें आउट करार दिया गया है। और यह क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में पहली घटना है जब किसी क्रिकेटर को टाइम आउट की वजह से आउट दिया गया हो। तो दोस्तों, हुआ क्या था कि जब एंजेलो मैथ्यूज ग्राउंड पर आए थे और वो बैटिंग के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उनके हेलमेट का स्टेप टूट जाता है और वो दूसरा हेलमेट मंगाते हैं। लेकिन जब तक वो हेलमेट आता है तब तक 2 मिनट का समय निकल जाता है, क्योंकि दोस्तों क्रिकेट में एक ऐसा नियम बनाया गया है कि जब कोई बल्लेबाज आउट होता है तो जब दूसरा बल्लेबाज आता है तो उसे 2 मिनट से पहले क्रीज पर आकर के खेलने के लिए तैयार होना पड़ता है। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज के केस में ये जो समय था ये 2 मिनट से ज्यादा हो गया, ये वहां के एम्पायर का कहना था, तो इसलिए उन्हें आउट दिया गया है। तो बांग्लादेश के जो कप्तान थे साकिब अल हसन, उनके द्वारा अंपायर से अपील की गई थी और फिर उसके बाद उन्हें आउट दिया गया था। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। हॉकी में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी को किसने जीता है? भारत ने जीता है। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? AI को, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में कौन बने हैं, या CBI के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा प्रवीण मधुरकर पवार। ED की सिफारिश पर सरकार ने कितने अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है? 22। स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण कहाँ किया गया है? सूरत में। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। मर्केटर पेट्रोलियम का 148 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किसने किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। इनफ्यूज मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? नासा ने।
IQ ईयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? दिल्ली बना है। इससे पहले दोस्तों अक्टूबर में भी ये रिपोर्ट आई थी, तो वो रिपोर्ट कुछ अलग थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है इसमें दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। चलिए आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत की प्रमुख पर्वत चोटियों के चौथे पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मुल्लयनगिरी जो चोटी है ये पश्चिमी घाट कर्नाटक में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1930 मीटर। धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, ऊंचाई है 1350 मीटर। और कल सुबाई जो है पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में स्थित है, ऊंचाई है 1646 मीटर। और सापुतारा गुजरात में है, ऊंचाई है 900 मीटर। सिलांग पीक खासी हिल्स मेघालय में स्थित है, ऊंचाई है इसकी 1965 मीटर। सरमती पर्वत ये नागा हिल्स नागालैंड में स्थित है, ऊंचाई है 3826 मीटर। देवमाली की बात करें तो ये पूर्वी घाट ओडिशा में स्थित है, ऊंचाई है 1672 मीटर। तो दोस्तों ये था भारत की प्रमुख पर्वत चोटियों का चौथा पार्ट। कल से नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि जो भारतीय महिला हॉकी टीम है उसकी कैप्टन कौन है, तो उसकी कैप्टन है कौन? सविता पुनिया। तो इसका आंसर लगभग सभी लोगों ने बताया हुआ है, सविता पुनिया। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किस वर्ष हुआ था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।